हेलो दोस्तों, तो अपन आज अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के चैप्टर नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। दैट इज इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर इंटरनल ऑडिट खत्म करने वाले हैं, जैसे दैट इज आवर बुक चैप्टर नंबर 15.1। ओके, सो अब सबसे पहले मैं बता देता हूं सर, अपन इन वीडियोस के अंदर जो बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच है पूरा का पूरा ऑडिट का, आपको नीचे प्लेलिस्ट में पूरा लिंक मिल जाएगा नीचे। अपन इसके अंदर समझने के साथ साथ मेन फोकस रटने पे रखने वाले हैं। मतलब अपन एक स्पेशल चीज रखेंगे, अपन हर चीज को साथ में रटेंगे भी, क्योंकि जब तक रटोगे नहीं तब तक आईसीआई ऑडिट में मार्क्स नहीं देगा। ये चीज अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और अपन वो किससे करेंगे, पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक किससे चल रहा है, ये अपना उसी बुक से चल रहा है जो मैंने कुछ टाइम पहले रिलीज करी थी। ओनली 500 पेजेस की बुक है, जिसके अंदर क्वेश्चन भी कवर है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस सारे क्वेश्चन कवर, जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन है सारे कवर है, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसका क्वेश्चन कवर है। और ये पूरी टेबुलर और चार्ट फॉर्मेट में फुल्ली अंडरलाइन कलरफुल वगैरह सब कुछ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अगर आपको लेना हो तो। ओके, चलो तो अपन शुरू करते हैं अपना इंटरनल ऑडिट चैप्टर। अब ये चैप्टर अपन कवर कर रहे हैं, इससे पहले मैं एसएस जो कवर करा चुका हूं, उसके अंदर एसीए 610 के अंदर जो भी अपना इंटरनल ऑडिट से डील करता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन, मतलब मैक्सिमम 50-50 मान लो, बहुत सा पोर्शन उधर ऑलरेडी कवर है ऐसे 610 के अंदर। तो जो चीज उधर ऑलरेडी कवर है वो मैं इसको वापस नहीं कराऊंगा, वो उधर मैंने करा रखा है, वो वीडियो आप रेफर कर लो, वो वाले नोट्स आप वापस रेफर कर लो। ओके, तो अब सबसे पहले आओ सर, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, बिना फालतू फालतू की बातें, इसको रटाने में ना मैं टाइम वेस्ट करूंगा ना एग्जाम में आती है। तुम समझते हो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगती है। इंटरनल ऑडिट जो होता है, जो मैनेजमेंट अपनी कंपनी की कराता है टू टेस्ट द इंटरनल कंट्रोल, के अपने इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे हैं, जितनी भी रिस्क गवर्नेंस पॉलिसीज है वो सही चल रही है, अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये सब चीजें चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट कराते हैं। ये मैं ऐसे 610 के अंदर आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये सब चीजें इंटरनल ऑडिट क्या होती है, इंटरनल का स्कोप क्या होता है, वो अपन वहां पे जाके देख लो, ठीक है ना। तो इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, अश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, अश्योरेंस देता है इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे, कि अपना अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये एक बार छोड़ो, चलो अब आता है एप्लीकेबिलिटी। भाई इंटरनल ऑडिट किस किस पे एप्लीकेबल होती है सर, सारी कंपनी को इंटरनल करानी है क्या, सारे इंडिविजुअल को इंटरनल करानी है क्या, सारे फर्म्स को इंटरनल करानी है क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप कराना चाहो तो कोई भी करा लो, कराना चाहो तो कोई भी करा लो भाई, अंदर का ऑडिटर रख लो, खुद अपनी कंपनी के अंदर कोई भी बंदा उठा के करा लो उससे, या बाहर का कोई सीए से करा लो, आपकी मर्जी तो करा लो। पर सर मैंडेटरी किस किस को है भाई, एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, किस किस को मैंडेटरी है? एक लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड कंपनी, तीसरी प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट। लिस्टेड पे तो सारे के सारे प्रोविजन लगते ही लगते हैं। लिस्टेड पे तो भाई कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं छोड़ा होगा जो लिस्टेड पे नहीं लगता है। लिस्टेड को सारे प्रोविजन में उलझा के रखा है, तो लिस्टेड पे तो लगेगा लगेगा। अनलिस्टेड के अंदर 25, 50, 100, 200 क्या लिमिट है? 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। अनलिस्टेड के अंदर क्या लिमिट है भाई, मेरे साथ बोलो, 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200, डबल करते जाओ, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, ठीक है। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। तो इंटरनल ऑडिट किस पे लगेगी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 25, 50, 100, 200। और प्राइवेट कंपनी पे 100, 200, प्राइवेट कंपनी पे 100, 200, ऊपर का 25, 50 खा जाओ, केवल 100, 200 पे, ठीक है ना। तो अब आप देखो, लिस्टेड कंपनी पे सब पे लगना ही लगना है, एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनी पे सब पे लगने वाली है आपकी इंटरनल ऑडिट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे 25, 50, 100, 200 कितना? 25, 50, 100, 200। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट अपने पब्लिक से ले रखा है, अगर 25 करोड़ या 25 करोड़ से ऊपर है तो अपन पे लग जाएगी इंटरनल ऑडिट, अपन को मैंडेटरी करानी पड़ जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल अगर का 50 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किससे? बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा और किससे मत करना। अगर अपने इंडिविजुअल से लोन ले रखा है तो क्या 100 करोड़ की लिमिट में देखेंगे क्या? ना, इंडिविजुअल से लोन ले रखा है तो 100 करोड़ की लिमिट में ना देखेंगे, केवल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितना लोन ले रखा है ओनली वो वही चेक करेंगे 100 करोड़ की लिमिट के अंदर। टर्नओवर 200 करोड़, ठीक है, लॉजिकल है। डिपॉजिट अगर थोड़ी सी भी ले रखी है पब्लिक से थोड़ा भी पैसा ले रखा है तो रिस्की है, थोड़ा सा भी ले रखा है तो करानी पड़ेगी। उसके बाद शेयर कैपिटल अगर आपने जितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रखी है उतनी बड़ी कंपनी है तो करानी पड़ेगी। लोन बोरिंग करा करके 100 करोड़ से तो लेनी पड़ेगी। टर्नओवर सबसे बड़ा अमाउंट का होता है, टर्नओवर जनरली सबसे बड़ा होता है, तो टर्नओवर बड़ा कितना हो गया? 200 करोड़ का। लॉजिकल हो जाएगा याद करने के लिए भी। 25, 50, 100, 200। अब इसके अंदर दो चीज मेनली ध्यान रखना, जितनी भी लोन बोरिंग और डिपॉजिट है, डिपॉजिट और लोन बोरिंग, वो कब देखेंगे? ड्यूरिंग
एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कभी भी किसी भी टाइम पे 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर चले गई हो, सेम डिपॉजिट भी 25 करोड़ या 25 करोड़ पर चली गई हो, किसी भी टाइम, किसी एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी अगर 25 करोड़ या 100 करोड़ की लिमिट पार कर गई डिपॉजिट या बोरोइंग, तो आपको इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। पर अगर यही बात अपन शेयर कैपिटल और टर्नओवर की करें तो शेयर कैपिटल टर्नओवर के अंदर ड्यूरिंग द एनी टाइम पीरियड में नहीं देखेंगे, वो देखेंगे फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर एंड पे देखेंगे। शेयर कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और अब अपन आते हैं, होगा लिस्टेड हो गया, अनलिस्टेड हो गया। अनलिस्टेड में पब्लिक कंपनी, ऑफ कोर्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अपन केवल 100 200 25 और 100 हटा, 25 और 50 हटा दो, केवल 100 200, 25 50 100 200 था अनलिस्टेड कंपनी के अंदर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इसके अंदर 100 200 रह जाएगा, यही 100 200 रह जो 2 पॉइंट है वो इधर डाल दो। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई इसके ऊपर कंपनी के ऊपर इंटरनेट एप्लीकेबल है या नहीं, सबसे पहले देखना कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उस हिसाब से तुम लिमिट्स दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर कौन कौन हो सकता है भाई? इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है भाई? इंटरनल ऑडिटर का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसा नहीं है। जैसे अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर की कंडीशन थी ना सेक्शन 141 के अंदर की ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, केवल सीए ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, बराउंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल ऑडिटर कोई भी बन सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, वो सीए हो भी सकता है, सीए नहीं भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं भी हो सकता, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी, सॉरी कोई भी ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर रखा हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये वाला प्रोफेशन, चाहे सीएस को ही रख दिया उन्होंने, एमबीए को रख लिया, इंजीनियर को भी क्यों नहीं रख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोफेशन करेगा तो ये प्रोफेशन करेगा। वो आउटसाइडर भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, मतलब कंपनी का खुद का एम्प्लॉय भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नहीं हो सकता ना कंपनी का एम्प्लॉय, पर इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी के बाहर का बंदा भी हो सकता है, एक्सटर्नल बंदा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये अपन देखेंगे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इंटरनल ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंटरनल ऑडिटर की भाई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को। क्या करेगा? मेरे साथ बोलना है, ट्रिक है याद करने की। मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैं इंडिपेंडेंटली इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करूंगा, इंडिपेंडेंटली इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करूंगा, ताकि कोई भी डेफिशिएंसी आए, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आए तो मैं मैनेजमेंट को अपडेट कर दूंगा, कोई भी डेफिशिएंसी आए तो मैनेजमेंट को अपडेट कर दूंगा। भाई मेरा काम क्या है? अगर तुमको बोले कि तुम इंटरनल ऑडिटर, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं इंटरनल कंट्रोल को इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करूंगा, इंटरनल कंट्रोल को इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करूंगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली, फिर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को अपडेट कर दूंगा, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को अपडेट कर दूंगा। तो इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट से 3 पॉइंट, इंडिपेंडेंटली इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करूंगा, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को अपडेट कर दूंगा। तो एक तो क्या है इंडिपेंडेंटली को, चलो तीनों पॉइंट बाद में देखते हैं, इंडिपेंडेंट के 3 पॉइंट है। उसके बाद इंडिपेंडेंटली इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करूंगा, मतलब मेरा काम होगा कि इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है वो सब चेक करना, उनको मेंटेन करना, उनको टाइम टाइम पे इवेल्युएट करता रहूंगा, कोई भी गलती हुई तो उनको बताता रहूंगा कि एडिक्वेट नहीं है तो इसको सही करो। फिर एक तो इंटरनल कंट्रोल का काम होगा, और देखूंगा कि अगर अलग अलग तरह की पॉलिसीज, जितनी भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज वगैरह है, अलग अलग तरह की पॉलिसीज हो, चाहे वो सेल रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, वो सारी पॉलिसीज में चेक करूंगा, अप्रेस करूंगा सारी मैनेजमेंट की पॉलिसीज। अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैं मैनेजमेंट को अटेंशन दूंगा, मैनेजमेंट को बताऊंगा मैं। सेम ये नीचे वाला पॉइंट, मैनेजमेंट को मैं नॉलेज अप टू डेट करता रहूंगा, ये अपडेट द मैनेजमेंट, अपडेट करूंगा मैनेजमेंट को किसकी चीजें से, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस, कोई भी इवेंट कंपनी के अंदर इनकर हुआ है जो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को ये मुझे बताना चाहिए, तो मैं मैनेजमेंट को जाके बताऊंगा। मैनेजमेंट एंड कीप नॉलेज अप टू डेट बाय बीइंग इन्फॉर्म अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इवेंट। ठीक है ना। अब 3 पॉइंट हो गए इंडिपेंडेंट के रिलेटेड। इंडिपेंडेंट मतलब मेरे को थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना है अकाउंटिंग स्टाफ से, मेरे को अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना है, मेरे को मेरा इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना है। इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना है जो अकाउंटिंग स्टाफ, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टाफ में मेरे को अकाउंटिंग पे लगा दे वो लोग कि अकाउंटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ फिर रिव्यू भी मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। मेरे को इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना है, अकाउंटिंग स्टाफ से मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। अकाउंटिंग अलग बंदा करेगा, मैं केवल ऑडिट करूंगा, उसकी इंटरनेट करूंगा। सेम एग्जीक्यूटिव फंक्शन में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं केवल रिव्यू फंक्शन में इन्वॉल्व होऊंगा। एग्जीक्यूटिव मतलब काम को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं केवल रिव्यू करूंगा उसको। ठीक है, तो अब ये देखो 3 पॉइंट क्या होगा इंडिपेंडेंट के। फर्स्ट हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ के इंडिपेंडेंट रहूंगा। इंडिपेंडेंट स्टेटस रहेगा मेरा, इंडिपेंडेंट स्टेटस रहेगा नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा क्या काम रहेगा, मैं इंडिपेंडेंटली इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करूंगा, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो मैनेजमेंट को अपडेट करूंगा। ठीक है, डन, याद हो गया। चलो नीचे चलो।
अब ये क्वेश्चन है कि इस पे इंटरनल एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, वो जो लिमिट्स वगैरह दे रखी है वो तुम इवेल्यूएट करके नॉर्मली, बहुत बेसिक चीज है वो तुम कर सकते हो खुद नॉर्मल, है ना। अभी बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या अपॉइंट कर सकते हैं क्या अपन, हाँ भाई बताया था ना कर सकते हो। देन ये सेम वही क्वेश्चन है। अब आगे अपन स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, अपन ऊपर भी क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अब क्या आएगा स्कोप क्या होता है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर के अंदर तुमको मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया हुआ है एसएस में, तुमने मेरी एसीएस की वीडियो देखी है, और एक चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर था, एक चैप्टर नंबर 2 में था शायद, 2-3 के अंदर, जिसमें भी इंटरनल कंट्रोल कवर है, 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी एक इंटरनल कंट्रोल कवर है। तो वहां पर मैंने तुमको बताया था कि इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने क्या क्या बताया था तुमको, असेट को सेफगार्ड करना, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना, और गोल एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। एक फोर्थ था वो भी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं, इसलिए नहीं बता रहा। तो वो 3 पॉइंट तुमको याद ही होंगे। इंटरनल कंट्रोल के अंदर मैंने तुमको पढ़ाया था क्या क्या था उसका, असेट को सेफगार्ड करना, बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हो जाए, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो जाए, ये पढ़ाए थे मैंने 3-4 पॉइंट, वहां पे याद होंगे ही होंगे, ये तो मैंने याद करवाए भी थे। तो अब अगर तुमको वो 3 याद है तो बस आगे लगा दो सर, आगे लगा दो सर कि हाँ भाई सर ने ये चीज पहले ही पढ़ा रखी है, इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव वाला था उसमें पढ़ाया था, तो बस यही है। इंटरनल कंट्रोल क्यों होता है भाई, असेट को सेफगार्ड करने के लिए, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने के लिए, और गोल एंड ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हो जाएगा ये चेक करने के लिए। सर ने ये चीज पहले ही पढ़ाई, सर ने ये चीज पहले ही पढ़ाई। ये तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, चैप्टर नंबर 3 में भी शायद मैंने पढ़ाया था ये, और एक ऐसे के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, ऐसे 610 के अंदर भी, ये तुम उधर देख लेना, ठीक है ना। अब ये मतलब ये वहां पे याद कराया था मैंने ये तीनों चीजें। तो अब इंटरनल कंट्रोल के अंदर मैंने क्या बोला था, इंटरनल कंट्रोल क्यों चाहिए, इंटरनल कंट्रोल चाहिए सेफ गार्डिंग ऑफ असेट के लिए, और लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने के लिए, प्लेन पॉलिसी प्रोसीजर लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने के लिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सर ने पहले ही पढ़ा रखा था, एस से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई से इंफॉर्मेशन, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज, आर से रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इंटरनल कंट्रोल का, मैं देखूंगा इंटरनल ऑडिटर का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे नहीं चल रहे, असेट सेफगार्ड है या नहीं है, जितनी भी प्लेन पॉलिसीज और रेगुलेशन है वो सब के सब कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहा है एंटिटी, गोल एंड ऑब्जेक्टिव मेरे अचीव होंगे या नहीं होंगे। मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो इवेल्युएट करना पड़ेगा, आगे आएगा ये रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आगे आएगा। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है अपना वो रिलायबल है नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बिल्कुल इफेक्टिवली इफिशिएंटली इकोनॉमिकली कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चीजें मुझे स्कोप में मेरे देखनी पड़ेगी। एस आई आर, एस सर, सर से स्ट्रक्चर, एस स्ट्रक्चर, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, एस से स्ट्रक्चर, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्सेस, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल में मैंने तुमको पढ़ाया था असेट सेफगार्ड, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाइज, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आएंगे अपन रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का तुम कैसे रिव्यू करोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम समझते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले ए की हायरार्की होगी, यहाँ पे सीईओ होगा, सीईओ के नीचे सीएफओ होगा, मतलब सीईओ के नीचे 2-3 तरह की टीम होगी, एक लीगल टीम होगी, एक फाइनेंस टीम होगी, फाइनेंस टीम को हेड सीएफओ करेगा, लीगल टीम को सीएस करेगा, सीएफओ के अंदर अलग अलग नीचे फाइनेंस टीम के बंदे काम करेंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी होगा, फलान डिग्री है पूरा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है तुमको इवेल्युएट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो कैसे इवेल्युएट करोगे भाई, ऊपर के 2 पॉइंट सेम है, नीचे के 3 पॉइंट सेम है, कैसे याद करना है इसको, ऊपर के 2 पॉइंट सेम है, नीचे के 3 पॉइंट सेम है। मैं देखूंगा जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग कर रखी है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है, मैंने भी क्या तुमको बनाया, क्या चार्ट ही तो बना के बताया तुमको, ये वाला चार्ट ही तो बना के बताया था, अभी ये चार्ट है, पहले ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये अप्रूव करेगा, फिर ये बंदा अप्रूव करेगा, ये बंदा अप्रूव करेगा, ये हायरार्की चलती है। ये पूरा जो चार्ट है, जो ग्रुपिंग पैटर्न है और ये जो चार्ट है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, ग्रुपिंग पैटर्न और चार्ट बिल्कुल सही बना हुआ है, ग्रुपिंग पैटर्न और चार्ट सही बना हुआ है, 2 पॉइंट एक साथ इस पर रिलेटेड है कि जो भी मेरे को देखना पड़ेगा, ग्रुपिंग पैटर्न और जो चार्ट है वो सही बना हुआ है। असली में होता है कि जो भी रिपोर्टिंग एंड ऑथोरिटी है वो हार्मोनी करता है ग्रुपिंग पैटर्न, जो भी मैंने रिपोर्टिंग एंड ऑथोरिटी दे रखी है कि इस बंदे के पास इस बंदे को इसको रिपोर्टिंग करनी है, और इस बंदे के पास इतनी ऑथोरिटी है, पूरा मैंने चार्ट बाइफिकेट करके उसको, इस बंदे के पास इतनी ऑथोरिटी रहेगी और इस बंदे को इसके पास रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो ग्रुपिंग पैटर्न के साथ हार्मोनी रखता है, दोनों हार्मोनी करते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। तो ग्रुपिंग पैटर्न हार्मोनी में होना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के हार्मोनी में होना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के हार्मोनी में होना चाहिए ग्रुपिंग पैटर्न। अब ग्रुपिंग पैटर्न मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग पैटर्न मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ही तो हुआ ग्रुपिंग पैटर्न। तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो सिंपल एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए, पता नहीं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा गंदा सा नहीं बना दूं कि बिल्कुल अनइकोनॉमिकल है, इसके बाद इसको इससे परमिशन लेनी है, फिर इससे परमिशन लेनी है, फिर इससे परमिशन लेनी है, फिर इससे परमिशन लेनी है, फलाना डिग्रा, बिल्कुल
अनइकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, सिंपल भी नहीं है, बिल्कुल अनइकोनॉमिकल है। तो कैसा होना चाहिए ग्रुपिंग चार्ट, सिंपल और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ग्रुपिंग पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ग्रुपिंग पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ग्रुपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑथोरिटी के साथ। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बिल्कुल सिंपल एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। दोनों पॉइंट सिमिलर है, ग्रुपिंग पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब नीचे के 3 पॉइंट भी सेम वैसे ही सिमिलर है। नीचे के 3 पॉइंट ये होते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। एक बंदा एक ही जने को ऑर्डर दे, ऐसा नहीं कि एक बंदा दो तीन जनों को ऑर्डर दे रहा है, एक ही बंदा ओवरलेप कर रहा है काम को, कि वो बोल रहा है कि नहीं ये काम कर, फिर दूसरा बंदा ने उसको दूसरे बंदे को बोल दिया कि नहीं तू भी ये काम कर दे। दो दो एक बॉस ने एक दूसरे को बोल दिया कि तू ये काम कर, दूसरे बॉस ने बोल दिया कि तू भी यही काम कर, तो ओवरलेपिंग हो गई। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ओवरलेपिंग नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे यूनिटी ऑफ कमांड स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि नहीं भाई दो जने को रिव्यू कराना पड़ेगा, तो प्राइमरी बंदा रिस्पॉन्स करो कि अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो प्राइमरी कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, प्राइमरी किसकी ऑथोरिटी की बात माननी है। तो कोई भी काम ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। अगर डुअल रिस्पांसिबिलिटी अवॉइड नहीं हो सकती तो प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अब इनका ये तीनों पॉइंट सिमिलर हो गए। तो अब ऐसे इसका मतलब होता है कि ओवरलैप ना करे। जो मैनेजरियल स्टाफ है, हर यूनिट का मैनेजरियल स्टाफ है क्या, हर एक यूनिट पे भी एक हेड बंदा है और एक मैनेजरियल स्टाफ हेड क्वार्टर पे भी है, यूनिट पे भी है और हेड क्वार्टर पे है, दोनों का बंदे की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए डिसीजन को। ठीक है ना, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, नॉर्मल चीजें। डुअल रिस्पांसिबिलिटी अगर अवॉइड नहीं हो पा रही, यूनिटी ऑफ कमांड में डुअल रिस्पांसिबिलिटी अवॉइड नहीं हो पा रही, तो प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक है, ये याद हो गया होगा। ऊपर के 2 पॉइंट क्या सेम थे, ग्रुपिंग पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नीचे के 3 पॉइंट क्या, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अब ये कि कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं इंटरनल फंक्शन के, उस बंदे को इंटरनल फंक्शन कर रहा है तो उसमें क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए, एज ए इंटरनल मुझ में क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होने चाहिए। इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। रटे हुए होंगे तुम्हारे मुंह पे रटे हुए होंगे तो यार, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। याद होंगे तुमको, ऑलरेडी याद होंगे, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, तो ये तो यूं याद होंगे तुमको, आईपीसी से बचपन में याद होंगे तुमको ये। इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऊपर, इंटरनल ऑडिटर के अंदर। तो कॉल फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं इंडिपेंडेंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। मैंने तुमको पहले भी प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में समझाया था, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब किसी भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए किसी पे भी। कंक्लूजन रिवेल्यूट कर रहा है तो वो बायस ना हो जाए कि यार ये तो घर का ही आदमी है, ये तो ऐसा ही आदमी, इसमें क्या गलतियां निकालू, बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी अपन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। अगर अपन इंटरनोट कर रहे हैं, वहां पे अपनी एक्स काम करती है, तो अपन वहां पे उस एक्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, एक्स तुम्हारे पास आके बोले प्यार से कि ये काम तो मैंने ही करा है, यहाँ पे गलती मत निकालो, तो तुमको पिघलना नहीं है उधर, तुमको तो गलती निकालनी ही लगानी है। ओके, तो फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी का भी इन्फ्लुएंस तुम पे नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। ये क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, सच तुम एक बार रीड कर लेना। आज तक एग्जाम में आया नहीं है पर आने की चांसेस है, एक बार इसको रीड कर लेना, केवल 4-5 पॉइंट याद कर लो, काफी हो जाएगा। वैसे तुम मैं पढ़ाऊंगा तो ही तुमको याद हो जाएगा। जैसे ये 2 पॉइंट सिमिलर है और ये फर्स्ट वाला पॉइंट इससे भी सिमिलर है। ठीक है, ये तुमको बेसिक चलो बता ही देता हूँ तुमको। जो भी इंटरनल ऑडिटर है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल के बारे में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल के बारे में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोल में भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए और फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो क्या हो गया, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल में एक्सपर्टाइज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक्सपर्टाइज। अकाउंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल से 2 पॉइंट हो गए, और कंट्रोल से एक पॉइंट हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोल तो आने चाहिए, साथ में ऑपरेशनल कंट्रोल भी आने चाहिए, उस बंदे को ऑपरेशनल कंट्रोल भी आने चाहिए। और एज एन इंटरव्यू तुम अगर इंटरव्यू करने जाओगे तो तुमको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, हर लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह इन सब चीजों का। तो बस वही है, बेसिक नॉलेज मुझे होना चाहिए लॉ, रेगुलेशन, टैक्सेशन वगैरह का। इन सबसे मेरे में एबिलिटी होनी चाहिए डील करने से पीपल में, क्योंकि मुझे वहाँ पे पीपल से डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पीपल से डील ही नहीं कर पा रहा, अच्छे से उनसे कन्वे नहीं कर पा रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा। तो ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब इंटरनल ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए बंदे के, सॉरी कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी गलत हो गया मैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं उसको लीक ना करूं। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जैसे तुमने एसएस पढ़े, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़े हुए हैं, वैसे स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट होते हैं, वो अपने कोर्स के अंदर नहीं है हालांकि, पर स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होते हैं वैसे
SIA होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, वो लगते हैं इंटरनल ऑडिटिंग पे, ठीक है। तो SIA 370 बताता है, यहाँ पे SIA 370 बताता है 2 स्टेजेस के ऊपर रिपोर्टिंग पे। तो SIA 370 बोलता है कि 2 टाइप पे रिपोर्टिंग हो सकती है। एक तो आप इंट्रीम बेसिस पे रिपोर्टिंग करो, 1 साल तक पूरी लगातार इंटरनल ऑडिट चल रही है, पूरे 1 साल में इंटरनल ऑडिट चल रही है, तो आप तो एक तो इंट्रीम बेसिस पे रिपोर्टिंग करो कि जैसे मंथ एंड हुआ मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, क्वार्टर एंड हुआ मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। और एक होता है कि पूरे साल भर की इंटरनल खत्म हो गई, तो अब साल भर में एंड में बिल्कुल पूरा का पूरा असाइनमेंट खत्म हो गया मेरा, असाइनमेंट चाहे चाहे वो क्वार्टरली असाइनमेंट था या 1 साल का असाइनमेंट था, मतलब जो भी टर्म्स ऑफ पीरियड में आपके लिखा हुआ था, वो टर्म का पूरा जो एक पूरा का पूरा असाइनमेंट जब खत्म हो गया, आपका कंक्लूजन पे पहुंच गए, तब वो जो फाइनल रिपोर्ट इशू करेंगे वो एक होती है फाइनल रिपोर्ट। तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट, जो बिल्कुल असाइनमेंट खत्म हो गया वो, और एक पीरियोडिकल बेसिस जो एक प्लेन पीरियड के बाद अपन देते हैं क्वार्टरली बेसिस, एक एग्जांपल। तो जो SIA 370 है वो ओनली डील करता है फर्स्ट वाली रिपोर्ट से। कब? फर्स्ट वाली रिपोर्ट से, जो एक पूरी बड़ी रिपोर्ट फाइनली बना के देंगे अपन, उससे डील करेगा, ये इस पे डील नहीं करता, ठीक है। अब एक कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट एक कोई भी फिक्स नहीं है, वो अपन को जजमेंट के हिसाब से एक तो बना डालने पड़ेंगे रिपोर्ट एलिमेंट। एक तो होता है ना कि अपन ने ऐसे 700 पढ़ा होगा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, वहां पे ऐसे 700 के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट फिक्स होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर ये होना चाहिए, ताऊ जी जीके में आओ, वो वाला जो मैंने तुमको ट्रिक दी थी, अगर तुमने वो वीडियो देखी हुई है तो याद करने की, टाइटल वाली पूरी, ठीक है ना। तो अब पूरी रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स है, यहाँ पे इंटरनल की रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है, तुम अपने जजमेंट के हिसाब से बना लो और ऑडिटी से डिस्कस करके बना लो कि जिसकी तुम ऑडिट करे आपस में डिस्कस करके रिपोर्ट बना लो। पर ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ये एलिमेंट उसके अंदर होने ही होने चाहिए। क्या? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक नॉर्मल चीज है कि मैं अगर ऑडिट कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है, तो ऊपर ही ऊपर टाइटल, मेरा क्या स्कोप था, क्या ऑब्जेक्टिव था इंटरनल का, ये उसको बता दूं कि ये टाइटल है, कि ये मेरा इंटरनल का ये स्कोप था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये मेरा इंटरनल ऑब्जेक्ट का इसकी चीजें थी। मैं बता दूंगा कि भाई मैंने ऑडिट करी है वो SIA फॉलो करके करी है, स्टेनो इंटरनल ऑडिट मैंने फॉलो करके करी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये मैं बोलता हूँ कि ये करेक्शन स्टेप लेने चाहिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहता हूँ कि ये करेक्शन स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यार भाई मेरा स्कोप ऑब्जेक्टिव वगैरह ये था इंटरनल ऑडिट का, और मैंने SIA फॉलो करके ऑडिट करी है, अब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और उस पर ये करेक्शन लेने चाहिए, फिर एक लास्ट वाला पॉइंट अलग रह जाता है। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह था इंटरनल ऑडिट का, मैंने SIA फॉलो करके ऑडिट करी है, ये मेरे की ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे की ऑब्जर्वेशन है, उस पर ये करेक्शन एक्शन करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। और एक है कि कोई भी नेचर ऑफ एश्योरेंस आप दे रहे हो तो वहां पे बता दो, नेचर ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो वहां पे बता दो आप, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ फॉर्म जो मैंने तुमको बता दिया, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान में रख लेना, आप जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, फाइनल जब तक रिलीज मत करना जब तक आप ड्राफ्ट एक बार ऑडिटी को शेयर ना कर दो, पहले उसका ड्राफ्ट बनाओ, रफ ड्राफ्ट वगैरह बनाओ, वो शेयर करो ऑडिटी को, फिर उसके बाद जब सब कुछ आपस में पूरी बातचीत वगैरह हो गया, डिस्कशन हो जाए, उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट बनानी है। एक होता है फॉलो अप, जब आप फाइनल रिपोर्ट इशू कर दो, फाइनल रिपोर्ट इशू कर दो, तो अब आपको फॉलो अप भी करना है, एज एन इंटरनेट आपको फॉलो अप भी करना है कि मैंने बोला यहाँ पे ये करेक्टिव एक्शन लेने, मैंने डी पॉइंट में बोला ना ये करेक्टिव एक्शन लेने, तो मुझे फॉलो अप करने की ये करेक्टिव एक्शन आपने अब तक लिए या नहीं लिए, और नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। तो मुझे एक बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बना के देनी है कि मैंने जो करेक्टिव एक्शन लिए थे उसमें क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या एक्शन नहीं लिए। चीफ इंटरनल ऑडिटर को प्रायर ऑडिट के जो जो इशू है उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, फिर बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बनानी है प्रीवियस ऑडिटर की, प्रीवियस ऑडिट की, कि जो मैंने प्रीवियस ऑडिट में करेक्टिव एक्शन बोले थे वो एक्शन लिए नहीं लिए। डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर? बहुत बेसिक चीज है, तुम पढ़ सकते हो, पर चलो एक बार बता देता हूँ, तुम पहले से पढ़ा हुआ, तुमने आईपीसी में पढ़ी होगी ये चीजें। तो इंटरनल ऑडिटर घर का बंदा होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का बंदा होता है। इंटरनल ऑडिट पूरे साल भर लगातार चलती है, एक्सटर्नल ऑडिट केवल ईयर एंड पे आके बंदा करके जाता है। इंटरनल ऑडिटर कौन मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर मेंबर अपॉइंट करता है। इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजमेंट को। एक्सटर्नल ऑडिटर स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, बैंक वगैरह इन सबको रिपोर्ट करता है। ये सारी चीजें ये परफॉर्म होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट बॉडी अपॉइंट करता है, वो चलाता है। ये क्या एग्जामिन करता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी ये क्या देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं है। मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, मेंबर अपॉइंट करता है। रिपोर्ट किसको करता है, मैनेजमेंट को, ये स्टेक होल्डर को। पीरियड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वंस इन ए ईयर होती है। ओपिनियन किस हिसाब की देता है, ये सब चीजें। एम्प्लॉय हो सकता है, हाँ इधर एम्प्लॉय कर सकता है इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता है, बस वो चीजें। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना तुम इंटरनल ऑडिटर, तुमको इवेल्युएट करना है कि हाई एम्प्लॉय अट्रिशन रेट क्यों है। अट्रिशन रेट मतलब एम्प्लॉय जल्दी जल्दी कंपनी को छोड़ के क्यों जा रहे हो, हाई अट्रिशन रेट क्यों है। तो तुमको देखना पड़ेगा, एज एन ऑडिटर देखना पड़ेगा कि
क्या कंपनी सही पैसा दे रही है ना, या तो कंपनी पैसा सही नहीं दे रही है या कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, दो ही चीज हो सकती है ना, कंपनी पैसा सही नहीं दे रही है, पॉलिसी सही नहीं है। ये सारे पॉइंट हो गए, पैसा सही नहीं दे रही है कंपनी, पैसा सही नहीं दे रही है, ये सारे हो गए कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है। और ये है एम्प्लॉय रिलेटेड अलग पॉइंट है, मैं बताता हूँ आगे, ये भी याद हो जाएंगे, अपन को याद कर लेंगे, टेंशन नहीं। पैसा सही नहीं दे रही है मतलब एडिक्वेट लेबर वेलफेयर नहीं है, प्रमोशन नहीं दे रही है, मॉनेटरी स्कीम सही नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, लेबर वेलफेयर स्कीम में कोई पैसा इतना मिल नहीं रहा है, मॉनेटरी भी नहीं मिल रहा है, लेबर वेलफेयर भी नहीं दिख रहा है। तो ये तो एम्प्लॉय रिलेटेड हो गई और ये लेबर रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट है नहीं, यहाँ पे लेबर वेलफेयर है नहीं, प्रमोशन मिल नहीं रहा है, तो पैसा नहीं मिल रहा, या पॉलिसी नहीं मिल रही। भाई पॉलिसी इतनी खराब है कि मैनेजमेंट गाली गलौज करके बात कर रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ, तो वहाँ पे कोई बंदा टिकेगा क्या? ऐसा कुछ हो तो नहीं टिकेगा भाई, सीधी बात है। तो रॉन्ग पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रॉन्ग पॉलिसी है, गाली गलौज करके बात कर रहा है, अनबिहेवियर स्टाफ, अनबिहेवियर अनबिहेरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, पॉलिसी अच्छी नहीं है भाई, सुबह 7 बजे बुला के रात को 10 बजे छोड़ रहे हैं, ऐसे में काम करूंगा क्या? वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है। तो रॉन्ग पॉलिसी, मैनेजमेंट की रॉन्ग पॉलिसी है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। तो या तो पैसा नहीं दे रहा है, या पॉलिसी नहीं दे रहा, या फिर जितने बंदे मुझे काम करने के लिए मेरी टीम में चाहिए उतने बंदे नहीं दे रहे, या फिर जिस क्वालिटी के बंदे चाहिए उस क्वालिटी के बंदे नहीं दे रहे, या तो उतने बंदे नहीं दे रहे या उस क्वालिटी के बंदे नहीं दे रहे। एक तो क्या है, उस क्वालिटी के बंदे नहीं दे रहे, या फिर जितने बंदे चाहिए उतने बंदे नहीं दे रहे। इन एडिक्वेट पर्सन, पर्सन कम है तो मेरे पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, और प्रॉपर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदे मुझे नहीं दे रहे मेरी टीम में, तो मैं भी छोड़ के चले जाऊंगा। स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे रहे, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो इस वजह से सेफ्टी इशू पड़ रहा है, इस वजह से सेफ्टी इशू पड़ रहा है। ठीक है, डन, याद हो ही क्या होगा तो तुमको इजीली। चलो नेक्स्ट नीचे शिफ्ट होते, नहीं हो गया, चैप्टर में इधर से कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एसएस के अंदर कवर कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन एसएस के अंदर कवर है मेरा, ये क्वेश्चन भी एसएस के अंदर कवर है, ये आप एसएस 610 के अंदर जाके पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ये बुक वैसे तो मोस्टली बुक आप परचेस करना चाहो तो नीचे लिंक मिल जाएगा, बाकी बहुत से मैंने फ्री वाले नोट्स भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसमें दे रखे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वापस जो भी फ्री नोट्स है वहां से उठा लो फ्री में। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।